नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर तेज उतार चढ़ाव है, होना भी चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी का हफ्ता है और अब एक साल का जो इवेंट होता है बजट, वो भी सामने ही खड़ा हुआ है। तो इसलिए मार्केट के अंदर इस तरह की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, मिल रही है, आगे भी मिलेगी, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब इस बार फटाफट से एक बार मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद अलग अलग खबरों का विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे अंतिम बाजी में और समझेंगे कि अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं बजट आने में, तो उससे पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। फिलहाल निफ्टी पूरी तरह से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। 8400 बाजार के लिए कहीं रेजिस्टेंस है, 8320-40 की रेंज मार्केट के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट भी बन रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मार्केट के अंदर है कि प्राइमरी मार्केट में आज आईपीओ भी खुल गया है बीएससी का। तो बीएससी के आईपीओ का अब तक अच्छा रिस्पांस है। सिर्फ 3 या 4 घंटे का ही डाटा ये कह रहा है कि 25% से ज़्यादा की आईपीओ का पर्चा भरा जा चुका है। अभी तो समय बाकी है और आज सिर्फ पहला ही दिन है। आज एफएमसीजी और ऑटो स्पेस के अंदर हमने देखा है कि थोड़ी बहुत तेजी आई है। मेटल स्टॉक्स भी बाजार को हेल्प कर रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप का डर था कि शायद थोड़ा मेटल स्पेस पे दबाव हमको दिखेगा, डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा, कम से कम वैसा नहीं देखने को मिला। एक आपके सामने एक दिलचस्प आंकड़ा में रखेंगे कि एफआईज की जो इस समय होल्डिंग है वो तिमाही दर तिमाही इस समय 10 महीनों के निचले स्तरों पर आ चुकी है। इसके बारे में एक रोचक आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। और एक्सपायरी से 2 दिन पहले तेल और एनर्जी वाले शेयर्स में अच्छा रोल ओवर देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट तो भी इस बार नोटेड होगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ पशुपति आडवाणी हैं बॉम्बे स्टूडियोज़ में, और साथ ही पीके बासु भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिस्टर आडवाणी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक, आप थोड़े आई थिंक आवाज़ आ रही है आपको मिस्टर आडवाणी? चलिए, मैं आपके पास आता हूँ। मिस्टर बासु, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब एफआईएस का रवैया अब तक जिस तरह का रहा है, एंड वी आर barely 10 days फ्रॉम बजट, और मार्केट इस समय जिस तरह का मुंह दिखा रहा है, आपका व्यू क्या है? पोस्ट बजट क्या हो सकता है मार्केट में? देखिए, बजट और डीमोनेटाइजेशन के जो पोस्ट डीमोनेटाइजेशन के जो हालात है मार्केट में, वो मैं देख रहा हूँ कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में करीब ओवरवेट रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए जितनी इकोनॉमीज़ है उनमें से भारत की जो एक्सपेक्टेशंस, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस जो है वो सबसे मजबूत है। और इस साल बजट में हम देखेंगे कि द बेस, टैक्स पेयर की जो बेस है वो बहुत ही मजबूत हो चुकी है। और डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ नवंबर दिसंबर के अगर आप देखें तो बहुत ही देयर हैज़ बीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज in revenues. Direct tax revenues have jumped in November, and I think we'll continue to see that over the next few months. तो इससे सरकार की जो बजट आएगी, I think the budget will be a budget in which there'll be very different spending priorities coming through, given the fact that the government's tax revenues are very strong. Particularly जो direct tax revenues, income tax, corporate tax revenues were declining until August. In September, October, and November, there's been a dramatic jump. In November, there's a jump of 164%. So all of that now means that the government has a much better position to spend on its key priorities. तो मेरे ख्याल में इस साल की बजट बहुत ही it should be very market positive, it should be growth creating, and it will be one that investors will welcome and will turn even more overweight on India as a consequence. Done. ठीक है, तो कलेक्शंस तो बढ़ेगा भारत के अंदर और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है सरकार की तरफ से बढ़े। लेकिन मेरी एक दूसरी तरफ देखिए, एफआईएस का डाटा जो हमने भी कैलकुलेट किया उसमें यह है कि 10
तिमाहियों के निचले स्तरों पर एफआईज का डाटा आया है और सिर्फ एक तिमाही यानी कि पिछली तिमाही से इस बार के क्वार्टर्स अगर आप कंपेयर करेंगे यानी कि Q2 से Q3 तो करीब 20% एफआईज का रिडक्शन हुआ है, यानी कि वो कम हुए हैं भारतीय कंपनियों में। और जो एनालिसिस है ये बीएससी की 500 कंपनियों का है, जिसमें से 388 कंपनियां ऐसी थी जिनके पास ये डाटा अवेलेबल था। उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है कि एफआईज की तरफ थोड़ा बाजार से अभी भी दूर हुए हैं। नो डाउट बजट है, लेकिन एफआईज का रुख कम से कम सामने पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। और चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि मार्केट में इस समय बजट से पहले करना क्या चाहिए। पशुपति आडवाणी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर आडवाणी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी यू साउंडेड लिटिल नर्वस अबाउट मार्केट्स, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? नहीं, मुझे आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल। ऐसा तो मार्केट तो समवट ठीक लग रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 23 उनका पहला दिन काम का है और उसने वीकेंड पे ओबामा केयर पे थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट किया है, तो हमारा फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा रिफ्लेक्शन है। और एक चीज़ और, जीएम ने कहा है कि उनका जो नया प्लांट जो आ रहा था वो अभी इंडिया में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वापस यूएस में रहेंगे। तो ये सब बहुत स्लो है। ऐसा तो हमारे कंट्री में एक्साइटमेंट है, पर यूएस में भी एक्साइटमेंट है, तो फंड्स धीरे धीरे से वहाँ जाएंगे। आप जो कह रहे थे कि लास्ट क्वार्टर में एफआईएस का आउटफ्लो हुआ है काफ़ी, वो ट्रू है क्योंकि वो देखता है कि अमेरिका में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और सिर्फ अमेरिका में रेट्स ऊपर जाने वाला है, तो इसके लिए बॉन्ड मार्केट में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर स्टॉक मार्केट में है। तो वो लोग देख रहे हैं कि ऐसे करें। और आप समझो एप्पल का स्टॉक देख लो, वो तो ऑल टाइम हाई पे है $120 के आसपास। तो ऐसे ही उनका मन है कि ये जो 3-4 स्टॉक्स जो बेलवेदर्स है यूएस मार्केट में, उस पर पैसा डाल सकते हैं और फिर देख लेंगे। ठीक है, आशीष केलकर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक टेक्निकल व्यू लेते हैं मार्केट का। ये आपके सामने इस समय आवरली लूजर्स और गेनर्स भी आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ हद तक वापस फ्रंटलाइन काउंटर्स में जो एनर्जी वाले शेयर्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप कोल इंडिया को देखिए, आप रिलायंस को देखिए और आप गेल को देखिए। ये सुबह ठीक ठाक थे, लेकिन अब इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो रही है। और एक और शेयर है वह सन फार्मा, लगातार सुर्खियों बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आशीष, इस समय बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्यू क्या है? अगर किसी का बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है, सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी है 25 तारीख की और अगली सीरीज बजट की है, तो क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी को? बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हम अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के बहुत ही अहम सपोर्ट के नज़दीक ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसका चार्ट देखता हूं तो 18,700 और 18,650 ये जो बैंड है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड माना जाएगा। हम इसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, करीबन 18,780 18,785 के लेवल पे हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। तो मैं मानता हूँ जिनके पास ये पोजीशन है अभी वो फिलहाल होल्ड करें। 18,650 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे भी नई पोजीशन बनाई जा सकती है। 18,650 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग पर। इस बीच मार्केट के अंदर आप देखेंगे मेरे आपकी रेंज तो खैर बनी हुई है और जैसे आप बता भी रहे हैं कि आशीष आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ कम से कम ट्रेड करने की ज़रूरत है। एक बार फटाफट से आवरली गेनर्स भी देख लीजिए। लूजर्स तो भी आपके स्क्रीन पर आए थे, एक बार आवरली गेनर्स भी आप देखिए। आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो क्वांटम है बढ़ने का वो थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि बाजार यहाँ पे थोड़ा सा ठहरना चाहता है। बॉश और आइशर मोटर्स दोनों ही हैवी वेट है और दोनों के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आई है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मारुति के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। अभी भी ये 5600 के लेवल को होल्ड कर रहा है और टू व्हीलर स्पेस की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ये भी करीब आधे % के आसपास की मजबूती का ट्रेड कर रहा है। तो आवरली गेनर्स में आपको दिखेगा कि कुछ ऑटो कंपनीज आज सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। चलिए इस बीच में ही एक ब्रेकिंग खबर हमको आज और समझ में आई है जो कि सीबीआई को लेकर, सीबीआई के ही पूर्व जो प्रमुख है उनके खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और सीबीआई के पूर्व सीबीआई प्रमुख रणजीत सिन्हा के खिलाफ जांच होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने पद का गलत इस्तेमाल किया। जो एक्यूज था उन्होंने उनकी हेल्प करते हुए दिखे और सबसे पहला इस मामले के जो खुलासा किया था जी मीडिया ने डायरी के जरिए परत दर परत आपको नाम बताए थे, परत दर परत ये बताया था कि कौन कब आया, किस समय आया और बाद में मामला
कोर्ट के अंदर और लीगल्स के अंदर चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पे टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने जो नए सीबीआई के डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा, उनको ये बोला है कि पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के खिलाफ आप जांच करें और टीमें बनाएं और 2 टीम बना के इसके बारे में डिटेल सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपें। चलिए, इस पर असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लेकर। बताइए असीम। जी नहीं, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज एक आदेश दिए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई के रंजीत सिन्हा है उनकी जो है जांच की जाए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई जाए। जो प्रेजेंट डायरेक्टर है आलोक वर्मा, उसके अंडर जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी और पूरे मामलों की जो है जांच करेगी कि कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े जितने भी मामले थे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी। सबसे पहले ये बता दूं, सी मीडिया ने वो डायरी दिखाई थी जिसके बेसिस पर ये ऑर्डर जो है वो लिया गया है। सी मीडिया ने ये दिखाया कि कितने लोग आए और जब कोल घोटाले के केसेस चल रहे थे तो उससे जुड़े हुए काफी लोग जो है रंजीत सिन्हा से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे। कई लोगों ने 50-50 बार जो है एंट्री की थी, जैसे कि मोइन कुरैशी है, उन्होंने 50 बार सीबीआई डायरेक्टर उनके घर पर जाकर के जो है मुलाकात की। कुछ और कंपनियों के बड़े डायरेक्टर जो थे उन्होंने उनके घर पर जाकर के वहाँ पे मुलाकात की थी। तो अब सीबीआई अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि हाँ प्राइमा फेसी जो है वो केस बनता है और एक सीबीआई की स्पेशल मामले की जांच करेगी कि कौन कौन से केसेस को इन्फ्लुएंस जो है वो किया गया है। ठीक है असीम, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पशुपति अडवाणी भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही मिस्टर बासु से हम बातचीत कर रहे हैं, एफआईएस का व्यू भी उनसे समझ रहे हैं। मिस्टर अडवाणी, इस समय बजट क्योंकि सामने है, अभी कैसे रणनीति बनाई जाए? अभी आप कुछ फार्मा कंपनीज के बारे में बोल रहे थे, लेकिन क्या आईटी आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, बैंकिंग या फिर कोर कृषि आपको ठीक लग रहा है इस समय? नहीं, मुझे आईटी का काफ़ी कठिनाई दिख रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक कुछ बात नहीं किया उनके बारे में, तो उसके लिए कुछ तकलीफ तो होना चाहिए। चाहे वो H1B वीज़ा के कॉस्टिंग में या चाहे उनके लोग को मतलब और कठिनाई आगे लगाने के लिए, तो उनके लिए ये नेगेटिव पे आज ऊपर चढ़ गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक कुछ कहा नहीं है। और उसने एक चीज़ तो कहा उनके इनॉग्रेशन पे कि मंडे 23 इज़ माय फर्स्ट डे एट वर्क, तो फिर वो उसके सामने वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे हम लोग देखेंगे ये हफ्ते में। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ दैट इंटरेस्ट है दूसरी सेक्टर्स में, मेटल्स में इंटरेस्ट है, ऑयल में इंटरेस्ट है, कोल इंडिया में इंटरेस्ट है, टाटा मोटर्स में इंटरेस्ट है, हमारे HDFC बैंक्स में इंटरेस्ट है। तो ऐसा तो लोग देख रहा है और मतलब थोड़ा पोजीशनिंग कर रहा है ये बजट के लिए। और मुझे लगता है ये बजट में स्टॉक मार्केट के लिए एक तो ख़राब चीज़ कर सकता है कि STT को ज़्यादा करें, वो तो नहीं लगते हैं। STT मुझे नहीं लगता है जाएगा। मुझे लगता है कैपिटल गेंस के टैक्स में हो सके कि 1 साल को 2 साल बनाएं। होपफुली वो जो भी करेंगे वो प्रोस्पेक्टिव करेंगे, 2 साल या 3 साल कराएंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3 साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस करवाते हैं। तो वो तो एक चीज़ है। पर टैक्स रेट्स वो मुझे लगता है कम करेगा और थोड़ा ब्रैकेट्स को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अब उनको काफ़ी नए टैक्स पेयर्स आएंगे एज अ रिज़ल्ट ऑफ ये जो कैश के जो डिस्क्लोजर्स आए हैं और जिसके पास पैसा है बैंकों में, उनके सामने काफ़ी नए टैक्स पेयर्स आ जाएंगे।